क्रैक द कोड। सही है। तो इट्स 12 अप्रैल और मेरी न्यूज़ के मुताबिक इस मंथ के एंड पे वी विल बी हैविंग आवर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है। और दीज लास्ट डेज आर क्रूशियल, द पीपल हु वेस्ट देम वो सफर करते हैं, और जो इसके अंदर सही मेहनत करते हैं, सही स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, प्रॉपरली काम करते हैं विद गुड एडवाइजर्स, विद गुड मेंटोर्स, वो इसमें एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हैं। We have a very, very talented panel with us. We have position holders of the board and who are currently in the renowned institutes, medical institutes of Pakistan. So they will be guiding you through the path. ये आखिरी दिन चल रहे हैं, 10-15 दिन रह गए हैं, तो how to make something out of them जो कि वाकई fruitful हो. We will be talking on all the boards: KPKSL, Punjab Federal, and Balochistan board. Uh, this is a small introduction of me. My name is Muhammad Akram Hashmi. I'm a third year MBBS student at Islamic International Medical College, Rawalpindi, and I'm also working as an associate at Pre-Med Marketing. तो this was like the introduction of webinar, और थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि what I would request everybody के आखिर तक हमारे साथ रहे, because we will have a Q&A session and और वहाँ पे one-to-one questions होंगे with your mentors. जो भी speakers हमारे पास मौजूद हैं, they will be sharing they will be answering your questions. तो just stay with us, and also I would recommend कि अगर आपको लगता है कि ये आपका बोर्ड अब हो चुका है, if you like we have KPK board first, तो हो चुका है, उसका स्पीकर ऑलरेडी अपने पॉइंट्स दे चुके हैं, तो आई जस्ट डू नॉट रिकमेंड और एनकरेज कि आप चले जाओ एस वेबिनार से, जस्ट स्टे हियर, बिकॉज मोर और लेस सिंगल कंट्री यू नो तो बाकी भी बोर्ड्स के जो स्पीकर्स हैं, इनके जो वो एडवाइसेस देंगे, सो दे विल बी फ्रूटफुल, एंड डेफिनेटली आई मेंशन्ड अर्लियर के वी विल बी हैविंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड. Okay, so moving on to our first speaker, we have Hansa Bibi, who is the first position from KPK board, like Pure Province Mein. She's a very talented student. She is currently studying at Khyber Medical College. So I would request Hansa Bibi to just take over and guide our people through. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Hansa, first year medical student at Khyber Girls Medical College. I have recently completed my FSc from Peshawar board by scoring 1166 marks out of 1200 and attaining overall first position. In this very segment, I'd like to give you some guidelines about your upcoming board so that that can help you with your studies. But before that, I'd like to thank our host for having us here. So let's start. The first thing I want to highlight is about your time management. We all know that हमारे पास बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली टाइम बहुत कम होता है. अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, सो हम आखिर में आकर बहुत टेंस भी होंगे और बहुत से हमें मुश्किलें भी देखनी पड़ेंगी. सो फॉर दैट आई थिंक द मोस्ट हाईलाइटेड एस्पेक्ट इज योर टाइम मैनेजमेंट. सो अगर हम अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, तो द वे आई थिंक इज कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, विच आई थिंक द मोस्ट स्पेसिफिकली इज आर सोशल मीडिया एंड आर स्मार्टफोन, तो इसको इन दोनों में थोड़ा साइड पे रख लें. द फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट इज कि आप अगर अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने माइंड में, इफ नॉट ऑन द पेज, एक रूटीन सेट कर लेनी चाहिए. उससे होगा ये कि यू वुड बी क्लियर अबाउट आइडियाज कि मेरे किस टाइम क्या करना है. टॉकिंग अबाउट माई रूटीन, तो द वे आई डिड वॉज कि मैं स्ट्रेस में थी उस टाइम भी, तो मैंने बहुत अच्छे से तो मैनेज नहीं किया, बट मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने टाइम को मैनेज करूं. सो मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था. सो आई वॉन्ट यू टू नॉट टू डू दिस. तो अपने स्लीप, अपनी डाइट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी प्रेयर्स पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. You should have at least 8 to 10 hours of your time reserved for your studies, and the rest should be for the other things as well. So the first thing is time management. Followed by that is your stress management. Why I am highlighting this is because वो students जो सारा साल study करते आते रहते हैं और आखिर में आके ये करते हैं कि अपनी जो
नर्व्स हैं इस पे काबू नहीं पा सकते, तो वो क्या करते हैं, वो फिर इजीली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिस तरीके से उनको करना चाहिए। सो फॉर दैट आई थिंक हमें अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट को अम, मतलब इस पे काम करना चाहिए, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं भी वैसे भी। सो आई थिंक आपको अगर स्ट्रेस होता भी है इन दिनों में, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास जाएं। व्हाट आई डू इज कि जिस बंदे के साथ मेरी बहुत बनती हो और लाइक जिसके साथ आप बैठें तो आपके स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली लेविएट करे, तो उसके साथ जाके बैठ जाएं और just for 5 to 10 minutes, but that can help you a lot, believe me. The next thing is कि आप वो काम करें just for seconds, not for like आप distract हो जाएं जिससे आपको जॉय मिलता हो। लेट सपोज कोई वीडियो है, कुछ भी है, सो यू कैन जस्ट गो वॉच इट just for your stress management. Followed by that, I would say most important हमारे लिए ये होता है, और मैं खुद भी इसी पे काम करती थी, और चीज़ें मेरे लिए इतना काम नहीं करती थी, बट ये काम करता है कि हम अपने जो जर्नी है उसको फोकस रखें हम अपना, और जो अपने रिजल्ट्स हैं उसको उस पे इतना स्ट्रेस ना करें। इससे होता ये है कि हम अपना 100% देते हैं और लास्ट में हमें रिजल्ट्स की इतनी परवाह नहीं होती जितनी फिर हम अगर हम अपने सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करके करते हैं। एंड बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि हमें अपने आज में रहना चाहिए। सो वी शुड नॉट थिंक कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। सो आज को अपने 100% अपना दें। लाइक आज अब मैंने अपनी स्टडी की तो मैंने अपना 100% दिया, तो बस आप यू शुड हैव अ गट फीलिंग कि या दिस वाज द बेस्ट वे आई कुड डू, और बस इस चीज़ को रखें तो आपके से स्ट्रेस लेवल काफ़ी मेंटेन हो जाता है। मतलब आप ये नहीं होते कि लाइक आई हैव टू इससे भी ज़्यादा स्टडी करना है, इस चीज़ के बारे में आप फिर स्ट्रेस फ्री हो जाते होते हैं। सो आई थिंक आपको ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी है बिफोर starting to prepare for your board exams. Most important, time management. Followed by that, you should be stress free in those days, most importantly. Followed by that, if I talk about the subject specific guidelines, so I have the first one is biology. I find it difficult to study biology because there is a lot to memorize. We have a lot of stuff to go through. So for that, I think the two things that worked for me was, the first thing was shortlisting. Suppose मैंने एक chapter start किया, first one, let's suppose it was respiration. मैंने वो start किया, मैं next पे चली गई, third पे गई, so I will automatically think कि मुझे पीछे वाला भूल रहा है। तो उसके लिए important चीज़ ये कर लें, अपने लिए शॉर्ट लिस्टिंग करनी शुरू कर दें। आपने फर्स्ट चैप्टर किया, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स, उसकी शॉर्ट लिस्ट बनाएं जस्ट ऑन अ सिंगल पेज, उसको उसी चैप्टर के साथ रख दें। नेक्स्ट चैप्टर, सो एट द एंड जब आप प्रिपरेशन करेंगे, सो जब आप उस पर एट अ सिंगल ग्लांस विल हैव एन आइडिया कि इस चैप्टर में तो यही है एंड आई हैव बीन थ्रू दिस, तो ये आपके लिए काम करता है, बिलीव मी। द नेक्स्ट इज यू शुड हैव एन एसोसिएटिव मेमोरी related to specifically for biology, क्योंकि बियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आई सेड अर्लियर कि रिटेन नहीं होता। सो इसके लिए चीज़ों को एसोसिएट करके याद करें। लेट सपोज आई स्टडीड अ टॉपिक अबाउट सेल, so cell membrane, then we'll have cytoplasm, then we have nucleus. So just associate these things in a very coordinated way. So what will happen is कि आपके माइंड में एक चीज़ आएगी तो उससे लिंक्ड दूसरी चीज़ खुद ब खुद आएगी। एंड व्हाट आई थिंक इज कि हमें एसेस हमेशा याद नहीं रहते, बट वी रिटेन दो स्टोरीज विच वी लर्न। So this is because from the first till the end point, the stories are connected. So that helps a lot. So this was all about biology. Moving to the next one, that is about chemistry. I find chemistry easy as compared to biology, and this is so because इतनी मुश्किल नहीं होती। So उसके लिए आप यही है, आप जिस रूटीन से आप अपनी केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, आई वुड से उसी तरीके से रिवाइज करें। लाइक और उसके साथ साथ आप ये भी करें कि शॉर्ट लिस्टिंग इसमें भी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फॉर दैट ऑर्गेनिक पोर्शन इन योर सेकेंड ईयर। सो इट विल वर्क फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, बट बिलीव मी केमिस्ट्री इज ईजी हो जाता है, इतनी मुश्किल नहीं होती, और मे बी इट्स द वे आई थिंक। एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। फिजिक्स में ये है कि फ्रॉम डे वन यू शुड हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट एवरी टॉपिक। इट्स नॉट द वे कि अब आपका एंड 15 डेज हैं और आप स्टार्ट हो जाएं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। नो, इट्स नॉट द वे। आपने करना ये है, जो टॉपिक आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सो यू हैव अ चॉइस, जस्ट लीव इट ऑन दैट साइड
and move to the topics which you have a clear concept about. उसके बाद आपने करना ये है कि उन टॉपिक्स में अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अपनी ओन हैंडराइटिंग में बना के रख लें। तो ये आपके लिए बहुत काम करते हैं एज कम्पेयर टू आप डिफरेंट सोर्सेज की तरफ जाएं, गाइड्स उठाएं, तो उस चीज़ से खुद को बचाएं। सिंगल सोर्स रखें और बहुत प्रिसाइज एक्यूरेटली जाएं इन डेज में, क्योंकि टाइम कम होता है और आपने बहुत कुछ कवर करना है। The next is about numericals. Go through each and every numerical and write those formulas beside this so it will work for you. Next is about long questions. You should have a sequential order of each and every long question because जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं तो फिर उस टाइम आप ये नहीं सोच सकते कि अब मैंने क्या करना है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम। वहाँ पे बैठ के हम बहुत कम टाइम होना है हमारे पास, तो अपने माइंड में एक स्कीमेटिक ऑर्डर होना चाहिए आपके हर चीज़ का, if you want to score and if you want to be on the limelight. So this was all about science. Now, talking about literature subjects, English and Urdu. So I would say कि अपनी science की preparation के दौरान इन subjects को neglect ना करें. This is because these are the only subjects that grade us, like at least in this year जब हमारी positions आई भी थी, तो these were the science subjects, not the science subjects, the art subjects that were creating a difference. So इसको neglect आपने नहीं करना, साइड बाय साइड इसको रखें, इक्वल टाइम दे इसको। सो द फर्स्ट थिंग इज आपने जब भी टेक्स्ट पढ़ना है, सो यू शुड मेमोराइज, और वी कैन से वी शुड हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज टेक्स्ट. when you understand that, then move to the comprehension part of that text, because अगर आप एक चैप्टर पढ़ लें and move to the next without clearing those comprehension based text based comprehension, sorry, so you will not have a that much understanding of those answers as compared to when you are doing it associatively. So इस तरीके से अपने comprehension based questions को याद करें. The next one is about your grammar. What I did was कि अपने जो chapters हैं, let's suppose हर chapter में grammar का एक portion होता है, इन सबको एक साथ compile करें और उनके grammar notes बनाएं अपनी handwriting में, किसी और की grammar notes मत use करें. So that will also help you. It takes nearly 1 to 2 hours. So that will also help you because in this pattern of SLO, we have more questions of grammar as compared to other. Like this, a conceptual thing. So that is also important. Moving to the next part, that is essays. अगर हम essays को लें तो you need practice, you need to be creative in terms of essays. तो essays को करते वक्त अगर आपने practice नहीं की और आप last moment कुछ tips चाहते हैं, so I would say कि just take any book having those essay written और उसकी opening और closing को focus करें. Just focus how the author writes those openings and the closings of essay, because the first thing we have a specialized, or we can say a fixed marks for those opening and closings. So अगर आपने वो भी अच्छा कर लिया तो you can get easily get good marks in that. So एक चीज़ ये करें और दूसरा ये करें कि अपने लिए कुछ specific quotations हैं general topics की, तो एक तो इससे आपकी learning भी होगी और दूसरा ये है कि आपकी essay writing में आपको help करेगा. And try to be more grammatically correct in essays, because that has also got its own points. So this was all about subject specified guidelines. Now talking about paper pattern. So I don't think so कि with SLO and e-marking अब वो जो पहले वाला हमारे पास वो बना होता था कि हमने क्या करना है और कैसे करना है और कितना लिखना है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. सो हमारे पास अब एक स्लॉट होता है, हमने उसी में करना है, तो ये ईजी हो जाता है हमारे लिए. तो the 2 points I would share, and you don't need to be stressed about your how to attempt a pattern, because writing भी यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं किया जाता, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कंसिडर अब नहीं किया जाता जिनको पहले किया जाता था. So first thing is stay on the topic. Just let's suppose if somebody is asking me anything और मैं उसके जवाब में irrelevant बातें करना शुरू कर दूं, so it's obvious that he would get irritated, and obviously फिर वो बात नहीं बनेगी जो आप अगर relevant रहते हैं तो होती है. So stay on the topic और distract नहीं करें खुद को भी और उनको भी. The next thing is try to stay in a systematic way. आंसर को attempt कर रहे हैं, so let's suppose if he asks you write the Vesper theory of methane, so don't try to be more efficient in terms of writing about Vesper theory. Just stay on the topic
and write about methane in terms of its Vesper theory. So this is what I mean to say stay on the topic and be systematic. So this was all about what I wanted to share, and I hope these words add value to whatever you are studying right now and through your this journey. And inshallah you'll ace it. I hope आप कर लोगे. Each person is unique, so कर लोगे इंशाल्लाह. कोई टेंशन की बात नहीं है. What I said is कि इसमें से कुछ words भी pick कर लो और अपनी study pattern को बस जारी रखो. Time waste मत करो. So inshallah you will ace it. Thank you. Thank you very much, Hansa Bibi. Your points was very concise, very in order, subject ways आपने guide जो है किया. Next we have Salim Ahmed from Punjab Board. He's a third position holder of and currently he is a student at Illama Iqbal Medical College. Okay, so over to you, Salim Ahmed. थैंक यू हर्ष भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत स्वागत सबको जो जो हम लोग को स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया और पैनल वगैरह को। अच्छा, माय टॉपिक इज मेनली बेस्ड ऑन पेपर। मैं ज़्यादा जो है जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड टॉपिक्स नहीं पे फोकस करूंगा। मेरा ज़्यादा फोकस पेपर अटेम्प्ट पे होगा, क्योंकि आपको पता है एज फार एज जो टाइम है वो ऑलमोस्ट पेपर्स का हो चुका है बच्चों के लिए। इट्स जस्ट 1 मंथ अवे आई गेस, क्योंकि मुझे एक्जैक्ट तो नहीं पता। तो आई विल ट्राई कि एज कि मैं जिस कदर हेल्प कर सकूँ पेपर अटेम्प्ट में बच्चों की बेहतर तो वो किए जा सके। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट में मेरे लिए 2 से 3 चीज़ें हैं जिनमें टाइम मैनेजमेंट है, क्वेश्चन मैनेजमेंट है, प्रेशर हैंडलिंग, जो कि मोस्ट बेसिक चीज़ है मेरे नज़दीक। कि आप अगर प्रेशर हैंडलिंग कर सकते हो तो आप 80% पेपर ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो, आपको मजीद करने की ज़रूरत नहीं है। और चौथी चीज़ क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो वन बाय वन हम उस पे सब चीज़ों से गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्वालिटी मैनेजमेंट पे बात करना चाहूँगा। हम लोगों को एक थोड़ी सी गलतफहमी है कि बच्चों को कि वो उनको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। हर चीज़ को एक्सेसिव कर देते हैं, ओवर राइटिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में चल जाते हैं। इन चीज़ों की इस कदर ज़रूरत नहीं है एज फार एज एफएससी लेवल इज़ कंसर्न। एज फार एज आप उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एग्जामिनर को जो चीज़ रिक्वायर्ड है क्या आप उसको ऑन पेपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स इनफ। इसमें ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मारने की ज़रूरत भी नहीं है। रेलिवेंट रहें, और एग्जामिनर ज़्यादा चाहता भी नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़दीक है वो पेपर में अपने सिमेट्री कायम करना है। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को सिमेट्री एक अच्छी से दे। आपका पेपर एक प्रिपेयर्ड पैटर्न नजर नजर आ रहा हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर इंग्लिश के या साइंस सब्जेक्ट से शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज करें। एक पेज पे आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं, इसका मतलब है एक पेज पे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ही लिखने हैं आपने। नॉट नीड टू गो फॉर 1 और 2 एक्स्ट्रा लाइन फॉर द नेक्स्ट पेज। आप एक पेज पे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे विद अ गुड सेपरेशन लाइन, उन दोनों के दरमियान लगाए, और एक कंपार्टमेंट से एक तरह से बन जाते हैं। अगर आप इसको विजुअलाइज करें तो आपको आइडिया होगा कि वो एक बहुत अच्छे तरीके का कंपार्टमेंट्स आपको बनते हुए नजर आ रहे होंगे, जो कि आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए बहुत ईज ऑफ एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि उसने देखना है आपके 2 पेजेस करता रहेगा टर्न। उसने तकरीबन 3x 4x स्पीड पे आपका पेपर रीड करते रहना है। उसको आपका मटेरियल भी नजर आते जाना है, आपको आपका जो कंटेंट है, अपने जो राइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, आपने लेंथ कितनी उसकी दी हुई है, आपने उसको प्लीज हाईलाइट की जो चीजें मेन कर दी हैं। तो जितना आपने एग्जामिनर को ईज दी उतनी आपको रिजल्ट में ईज दी जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो जितना आप इस चीज को फोकस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, इट हेल्प मी अलॉट। इससे बहुत डिफरेंस क्रिएट हुआ था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे पेपर किस तरह के हैं, मैं अटेम्प्ट करके आ चुका हूँ। तो इसमें इस चीज़ ने मुझे एज दिया, बहुत ज़्यादा एज दिया। उसके अलावा ये साइंस सब्जेक्ट्स की बात हो गई। इसी तरह अब एक और बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आता है। अच्छा, ये उर्दू में भी यही चीज़ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप खत अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने एक पेज से स्टार्ट करना है, दूसरे पेज के एंड पे वो खत्म हो जाना चाहिए। आपने 2 3 लाइनों के लिए अगले पेज पे नहीं जाता, अब वो आपकी लेंथ तो बन जाती है, लेकिन वो एज अ देखने में ना वो बहुत इरिटेटिंग चीज लगती है। मुझे भी और मेरा ख्याल एग्जामिनर की भी वो चीज अच्छी नहीं लगती होगी कि उसको पेपर टर्न करके अगले पेज पर जाके फिर वो पीछे करके देखे कि अच्छा इसका ये यहाँ पिछले पेज पे कोई गलती निकली है या नहीं निकली। तो मेन फोकस इस चीज का यही है कि आपने एग्जामिनर को 1 पेज पे एवरीथिंग ही नीड्स आपने प्रोवाइड कर दिया उसको। तो उर्दू में भी इस चीज पे नोटिस करें आप, किस चीज का एक्सेस भी ना जाए, पेजेस के एंड्स पे चीजें खत्म कर दिया करें, नेक्स्ट पेज पे 2 3 लाइन मत लेकर जाया करें। इसी तरह ब्लैक बॉल पेन्स वगैरह का इस्तेमाल आप जरूर करें। ब्लैक ब्लैक कलर का तो आपने जरूर इस्तेमाल करना है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब जो बोर्ड का जो पेपर होता है उस पर सिर्फ ब्लू यूज करेंगे तो
अच्छा तो लगता है, लेकिन उससे एक बहुत ज्यादा ना सैचुरेशन से फील होती है। जब उसमें ब्लैक का टच डाल देते हैं ना, तो वो एक वेल प्रेजेंटेड पेपर लगना शुरू हो जाता है। तो ब्लैक पॉइंटर का और मार्कर का इस्तेमाल तो आप जरूर करें। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो मेरे लिए काफी मुझे लगा कि इसने मेरे लिए हेल्पफुल साबित हुआ, वो ब्लैक बॉल पेन था। स्पेशली इन लेंथी कोटेशंस, लेंथी जो है आपके हदीस वगैरह उर्दू में आप किया जाती हैं, जिस चीज़ों में लंबी लंबी एक ज़्यादा लिखना होता है, उसमें अगर आप मार्कर यूज़ करेंगे हाईलाइट करने के लिए, या सिंपल तो आप करेंगे नहीं, हाईलाइट तो आपने करना है, तो अगर आप मार्कर यूज़ करेंगे तो आप 3 4 लाइनें लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक ओवर चीज़ लगेगी। इंस्टेड अगर आप ब्लैक बॉल पेन से, बॉल पेन की मैं बात करूँ, अगर उससे करेंगे तो इट विल लुक वेरी गुड। वो एक वेल प्रेजेंटेड चीज नजर आती है। और इसके अलावा ब्लैक बॉल पेन को लेबलिंग के लिए आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक बार अगर आप ट्राई करेंगे, आप लेबलिंग के लिए अगर ब्लैक बॉल पेन यूज करते हैं, उससे आपकी नीटनेस जो पेज की है वो एनहांस हो जाती है बहुत ज्यादा। उसके अलावा फिगर्स जो है आप ड्रा करते हैं, तो उसमें ये जो है ना, पता होगा मोस्टली लोगों को, लेकिन फिर भी मेंशन कर देना चाहिए कि बॉक्स तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ नीचे आपने फिगर हेडिंग देके उसका आप मेंशन भी करना है। स्पेशली इन फिजिक्स, जहाँ पे आपने बार बार रेफरेंसेस देने होते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, अपने डेरिवेशंस में, फिगर 5.1 5.2, तो अगर वो आप लिखेंगे तो वो भी काफी अच्छा एक जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट करता है एग्जामिनर पे। तो अगर आप जो ये जो सिमेट्री की मैंने बातें की है, एज फार एज आपने इनको फॉलो किया, तो आई थिंक आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाउ मच डिफरेंस इट क्रिएट्स फॉर योर पेपर। ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो टाइम मैनेजमेंट की, मैंने बात की कि टाइम मैनेजमेंट का मुस्लिम लोगों को पता है कि टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, इट्स नॉट अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। बट इसको नेग्लेक्ट इस सेंस में किया जाता है कि आप घर से ये चीज सोच के नहीं जाते कि मैंने किस चीज को कितना टाइम देना है। आपको पता है पेपर ने 8 बजे शुरू होना है, 11 11 बजे खत्म होना है, या 11:30 पे खत्म होना है। यू शुड नो, घर से सोच के जाएंगे। अगर 8:15 पे मेरा सब्जेक्टिव टाइम शुरू हो रहा है, तो 9 बजे तक मैंने सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया ना चाहिए, क्वेश्चन 2 जो होता है हमारा, या जो भी आपका हिसाब किताब बनता है कि 9:30 तक फिर मैं सेकंड सेक्शन अटेम्प्ट कर लूंगा, 10 बजे तक मैं बाकी कर लूंगा। तो क्योंकि अगर आप पेपर के दौरान बार बार घड़ी की तरफ देख के सोचेंगे कि अच्छा इतना टाइम गुजर गया है, इतना रह गया है, अच्छा मैं कितना, मुझे कितना टाइम मजीद देने की जरूरत है, ना सिर्फ आप उसको सोचने में टाइम जाया करना है, बल्कि जब आपने पेपर की तरफ वापस अपनी तवज्जो देनी है, तो आपका फोकस एक रिदम दोबारा टेम्पो क्रिएट करने में आपको टाइम लगेगा। मिली सेकंड्स का होता है, लेकिन पेपर में आपको पता है कि मिली सेकंड्स भी मिनट्स के बराबर होते हैं। तो इस चीज पर अपने एग्जाम से पहले अपने प्लानिंग करके जाएंगे, आपने किस चीज को कितना टाइम देना है। और इसी के साथ जो प्लानिंग की बात आ जाती है, टाइम के साथ साथ क्वेश्चन की भी मैनेजमेंट है। घर से क्वेश्चंस की मैनेजमेंट से अब मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, अब बोर्ड की आपकी जो शीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, आप लोगों को पता है 30 शीट्स होती हैं गैस। तो मोस्टली सब्जेक्ट्स में तो ये प्रॉब्लम तो नहीं मैं कहूँगा आता है, लेकिन प्लानिंग फिर भी करनी पड़ती है। लेकिन उर्दू में और बायोलॉजी के और एक दो और सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको मेजरली प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ पे आपने घर से चीज़ सोच कर जानी है कि आपने किस चीज़ को कितना कंपार्टमेंट देना है, पेपर का कितना सेक्शन देना है। क्योंकि अगर आप जो उर्दू का आपका पेपर है, उसमें अगर आप अपने टीचर्स वगैरह से या अपने जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से जब पढ़ाई कराते हैं, तो आपको जो इंडिविजुअल बताएंगे ना, इंडिविजुअल बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन को आपने इतना पेजेस देने हैं, इस क्वेश्चन को आपने 2 पेज देने हैं, इसको 3 देने हैं, इसको 1.5 पेज देना है। तो आप उसको एड अप करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट में 34 या 35 पेजेस मिलेंगे, 33 34 बनते हैं गैस। तो वो इंडिविजुअली तो बहुत अच्छी लगती है सिचुएशन बयान करने में कि आप इतना लिखें इतना लिखें, लेकिन अगर आप उसको एड अप करेंगे और पेपर में आप इस तरह करके, तो पेपर आपका खत्म होगा, फिर आपको आइडिया होगा कि नाउ इट्स टू लेट। तो वहां पे आपको कुछ अपनी टेक्निकली चीजें करके जानी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें आपका अपना भी डिसीजन है कि आपने किस चीज को थोड़ा ब्रीफ करना है और किस चीज को आप ज्यादा पोर्शन देना चाहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो मार्जिन उर्दू के पेपर में आता है वो तशरीहात का और मजमून में आता है। गजल की तशरीहात और नज़म की साथ आ जाती हैं आपकी मजमून। आप इसमें फ्लक्चुएट कर सकते हो ज्यादा, और जो हमने भी किया। अब उसमें आपकी मर्जी है कि आप गजल को लंबा करके मजमून को कम पेजेस देना चाहते हो, या मजमून को लंबा करके गजल को कम देना चाहते हो, या नज़म को। पर्सनली मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप मजमून को ज्यादा से ज्यादा दे पेज का जो है पोर्शन। उसकी वजह यह है कि गजल में या नज़म की तशरीह में जो मार्जिन है वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड से मुराद है कंपेयर टू आपका जो है मजमून। क्योंकि अगर आप देखें आपके 3 नंबर हैं मैक्सिमम आपको गजल में मिलने हैं, आपने 2 पेज भी लिख दिए, अगर आपने एफिशिएंसी में लगे 2 3 आगे चले गए, आपको नहीं मिले 3 नंबर। 2 पेजेस आइडियल होते हैं, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। और आप इसी तरह अगर आपके चले गए 2 पेज आपने लिख दिए, 2 पेज गजल के शेर के पहले 2 शेर हो गए, तीसरा आपको 2 पेजों का लिखने की जरूरत नहीं। उसकी क्या वजह है? एग्जामिनर ने अगर आपको 2 2 पेज 3 3 नंबर दे देगा पहले 2 शेर पे, तो उसके ऑलरेडी आपको उसके 1 नंबर दे दिया
नजर शायर का नाम का, तो आपके मेरा ख्याल आई गेस तो रहते हैं 7 मार्क्स हो जाते हैं। अब उसने आपको आखिरी शेर की तशरीह में 3 नंबर नहीं देने, चाहे आप 8 पेज भी लिख देंगे, क्योंकि उसने आपको 2 नंबर ही देने हैं, जो कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली हमारा असूल है कि एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स आखिरी शेर में नहीं देगा, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली है। तो आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, शीट भी ज़ाया कर रहे हैं, वहां पे आप उसको 1.5 पेज पे भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप 2 मार्क्स के लिए खेल रहे हैं, आप 3 मार्क्स के लिए नहीं खेल रहे। ठीक है। इसी तरह नज़म की तशरीह के लिए भी आप अगर वहां पे ज्यादा लिख भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं ज्यादा पे, आप ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स ज्यादा अटेन कर सकते हैं। इंस्टेंट अगर आप मजमून पे 1 पेज एक्स्ट्रा लिख देते हैं वहां से जाके, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मजमून का पर पेज अगर एरर फ्री हो और अच्छा लिखा हो, तो आपको 2 मार्क्स 100% गारंटीड के साथ मिलते ही मिलते हैं। तो आप अपना ये सोच के जाएं कि आपने अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है और कहाँ पे आपको मार्क्स लूज करना है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो होनी ही होनी है। आपको पता है ये फैक्ट है कि पेपर जो होंगे लिमिटेड होंगे, तो आपने इतना करके जाना है। इसके अलावा मजीद भी टेक्निक्स हैं, साइंस सब्जेक्ट्स में ज़्यादातर ये टेक्निक्स काम आ सकती हैं, जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। उनमें यह है कि कोशिश करें कि आप वर्ड्स कम इस्तेमाल करें, एक्सप्लेन ज़्यादा करें, लेस वर्ड्स मोर कॉम्प्रीहेंड। अब इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा आपको कि फॉर एग्जांपल आपको प्रोसेस आ गया, बायोलॉजी में आ गया एकेडाइसिस। अब आपने एकेडाइसिस के डेफिनेशन के साथ रस हंस पे रवायत जो हमारे लोग करते हैं, अगर नोट लिख के आए, जरूर हार्मोन का नाम तो जरूर लिखना है कि द प्रोसेस ऑफ एकेडाइसिस इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड एकेडाइसोन। अब आप ये 2 से 3 लाइनें इधर भी इस्तेमाल की और एनर्जी भी जाएगी, इसकी बजाय आप सिर्फ ब्लैक बॉल पेन से या ब्लैक मार्कर से हेडिंग दें हार्मोन और आगे लिख दें एकेडाइसोन, बस सिंपल एज दैट, आगे चले। एग्जामिनर को पता लग गया कि आपको पता है कि एकेडाइसोन हार्मोन इसको कंट्रोल करता है और इसके इन्फ्लुएंस के अंदर है। इस तरह केमिस्ट्री में भी करें, इसी तरह फिजिक्स में भी करें। इंग्लिश में तो ऐसा नहीं हो सकता, बट यहाँ पे तो हो सकता है, तो जहाँ हो सकता है वहाँ करना चाहिए। तो कम से कम वर्ड्स इस्तेमाल करें, ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। इसी तरह आपके जो मार्जिन होते हैं, जो जहाँ पे आप डेट डेट वगैरह लिखते होते थे हम छोटे क्लासेस में, वो लाइन के ऊपर वो वाला पोर्शन भी, इन केस अगर किसी को इमरजेंसी होती है कि उसके आपका जो क्वेश्चन है वो भी ज्यादा है, तो उसको भी यूटिलाइज करें, उसको भी ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको भी यूटिलाइज करें, उसको भी मैं यूटिलाइज करता रहूँ। ऐसी नौबत आती है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी नौबत आती रही है और हमारे फ्रेंड्स के साथ भी आई है, मेरे साथ भी पेश दर पेश आ चुकी हैं। और एक और चीज़ वो ये कि शॉर्ट क्वेश्चंस में जो डायग्राम्स है केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में, उसमें बाज़ दफ़ा अक्सर होता है कि रेफरेंस के लिए छोटी मोटी डायग्राम्स होती हैं, जो कि आप देते हो अपना पेपर भी अच्छा बनाने के लिए, और बाज़ दफ़ा रिक्वायर्ड भी होती हैं। जिस तरह अगर ग्रेफाइट का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता ही होगा, उसकी जो है आइसोट्रोपी एक्सप्लेन करनी है इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी के लिहाज से, तो अगर उसमें अगर आपने एक्सिस डायग्राम बनानी है साथ, तो आप ऐसा करें, हल्का सा राइट साइड पे जो पेपर है, राइट साइड पे आप डायग्राम ने, लेफ्ट साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें, बजाय आप ऊपर सारी 4 लाइनें इंग्लिश की लिखेंगे फिर 2 लाइनें है डायग्राम की, क्योंकि डायग्राम को आपको पता है पूरा विड्थ नहीं चाहिए होती एग्जाम पेपर की, उसको सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन चाहिए पेज का, आप उसमें उसको फिनिश करें, एग्जामिनर को भी आपने खुश कर दिया और आपका पेपर टाइम भी बच गया, आपका जो पेपर है मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो लिमिटेड पेपर है वो भी आपका बच गया। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़दीक है, जिसके बारे में आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा, अगर आप नहीं करके जा रहे तो फिर आप तो अगर पेपर आता भी है तो इससे मैट फायदा नहीं है कोई, वो प्रेशर हैंडलिंग है। प्रेशर हैंडलिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाती है, वो की जाती है आपने जब अपने टेस्ट सेशंस दे रहे हैं, जहाँ पर भी दे रहे हैं, आप अपने मॉक एग्जाम्स दे रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स में प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे जो आपको पता है मैं पेपर में मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं, जिसमें से अगर आपने एक क्वेश्चन आया, लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने प्री बोर्ड में, वहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी 3 से 4 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं इसी पे अपने प्रीवियस सेशन में अटेन कर सकें, तो उसको कोशिश करें कि उसको ना यूज करें, बजाय न्यू क्वेश्चन पे जाएं, ताकि आप अपने आप को फ्यूचर में पेपर के लिए तैयार कर सकें, कि अगर पेपर में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि आनी ही आनी है, तो आप उसमें क्या कर सकेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत कम टाइम रह चुका है आपके पास, मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा होगा ही होगा कि आपके इंस्टीट्यूट्स ने बाज़ दफ़ा आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं कवर करवाया होगा, चैप्टर्स रहते होंगे कुछ, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप ग्रुप स्टडी करें अपने दोस्तों के साथ, जिसमें आप विद इन 1 और 2 चैप्टर्स आराम से कवर कर सकते हैं। और एक बार चूंकि पेपर में एक दफ़ा तो आपने एटलीस्ट पढ़ के जाना होता है चैप्टर, तो आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप स्टडी रखें, आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि पास्ट पेपर जरूर पढ़ के जाएं, इवन दो आपने चैप्टर पूरा का पूरा छोड़ना है, उसको भी आप पास्ट पेपर्स रीड करके जाएं, आपको ताकि आप उसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे, और वो आप सिर्फ पास्ट पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाएं, जो मैक्सिमम 10 से 12 होंगे आई गेस, उससे ज्यादा पास्ट पेपर में आपको नहीं कुछ इंपॉर्टेंट दिखेगा करने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें हेल्प साबित होगी और आपका पेपर में इससे इम्पैक्ट क्रिएट होगा। Okay, thank you very much, Usairam. Acha, the things which Usairam told about the
पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है, आई थिंक दैट प्लेज 50% of the role in your exam वहाँ पे. Like if you are mentally prepared पहले से time management के, everybody knows कि paper pattern क्या होता है. तो वो just calculate के इस time पे मैं ये question attempt करूँगा, इस time पे ये. So calculation, one thing which helped me as well in my board exams वो भी यही था कि I was very concise and very well planned about my paper. Okay, so thank you very much, Usainam. Next, we have another speaker from Punjab Board. She's first position of Punjab Board. She's currently a medical student at Amiruddin Medical College. Rida Fatma, and I would like to give you the pleasure to speak. Assalamu alaikum. My name is Rita Fatima and I am the FSC Lahore board topic for year 2024 and 2025. And I'm currently sitting in Amiruddin Medical College. And I'm really grateful to be present here today to give this guidance session to our juniors. So let's start. The things that I would like to mention in today's webinar is how to not get overwhelmed with your syllabus, basically how to manage the amount of study load that you have in the last days of your board exams. Now, a month or two before your board exams, I guess only a few weeks are left before your board exams now. And this is the time जिसके अंदर बहुत ज़्यादा syllabus होता है जो कि आपको सारा cover करना होता है, and you're really overwhelmed by all of it. So first of all, what you need to do is you need to calm down. So only when you're calm, you're going to perform effectively. When you're panicking, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. Just know कि आपने वो चीज़ सारा साल पढ़ी है, and you just have to revise it once आखिरी के दिनों में, and you don't have to learn anything from scratch. So it shouldn't be much of a problem. And I suppose every 2 weeks आप लोगों के पास हैं, तो it's like you have sufficient time to go through the major things again. तो पहले तो आपने स्टडी लोड मैनेज किस तरह करना है, इसके कुछ टेक्निक्स होती हैं. द फर्स्ट वन आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि आपको ये आना चाहिए कि हाउ टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स. देयर विल बी स्टफ दैट यू आर वीक एट एंड यू आर स्ट्रांग एट. अगर आप वही चीजें बार बार कर रहे हैं जिन पे आपकी स्ट्रांग ग्रिप है, तो यू आर नॉट लर्निंग एट ऑल. यू नीड टू लाइक रिवाइज दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन जो आपको भूल रही हैं. feel like you're forgetting those things, you need to revisit those things so that you do not forget them in your paper. And in आखिर के दिनों में managing study load में आपको एक और चीज पता नहीं चाहिए, which is like make a plan and make a realistic plan. Now, making a plan, most students mistake क्या करते हैं, they make a plan like okay, last 7 days are left, मैं इन दिनों में ये subjects कर लूंगी, and that's it, that's all they think about. आपने ऐसा नहीं करना है. You need to make a very targeted and specific plan. जब आप प्लानिंग करने बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस दिन क्या पढ़ना है, और अपने टाइम को बहुत थॉरली और केयरफुली डिवाइड करना है आपको. तो यू नीड टू डिवाइड योर डेज एंड मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल कि मैंने इस दिन ये टॉपिक्स करने हैं एंड इतने टाइम में मैंने ये चीजें कवर करनी है. अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको जो डिसिप्लिन वाला एलिमेंट है वो थोड़ा लैक हो जाता है, जो कि हमें आखिर के दिनों में बहुत ज्यादा चाहिए. आपकी अटेंशन, आपका फोकस बहुत ज्यादा चाहिए. And that was the point for making realistic plan. And the thing you need to realize to act on the plan, you need few techniques as well. For example, what you can do is कि आप जो हाई फोकस सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा फोकस रिक्वायर करते हैं, आप उनको दिन के शुरू में जो है वो स्केड्यूल कर लें ताकि आपका मेजर चंक जो है वो पहले खत्म हो जाए. उसके बाद जो थोड़ी बहुत पार्क स्टडीज वाले इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, आपके उनको टाइम देना, तो आप थोड़ा सा शाम में रख लें, क्योंकि तब तक आपका टेंशन स्पैन उस तरह से नहीं रहता है. तो डू योर मेजर सब्जेक्ट्स फर्स्ट, डू दो सब्जेक्ट्स जो आपको मुश्किल लगते हैं, पहले आप वो कर लें. न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, पहले वो कवर कर लें. तो लाइक मेक इट रियलिस्टिक एंड मेक इट इफेक्टिव. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. और उसके बाद आपका जब प्लान बन रहा है तो उसके अंदर मेजर चीज बहुत आती है, दैट इज योर स्टडी आवर्स. अब जो लास्ट डेज है, क्योंकि आप लोगों को कॉलेज से छुट्टियां मिल जाती हैं, यू आर सिटिंग एट योर होम प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ. So you have a lot of time on your hands, and like you should be spending minimum 10 hours a day in the last days, because I know कि जो एक आपका syllabus होता है physical, that is extensive and that is a lot, and it does require this much time. So अगर आप ऐसे student है जिसको discipline में बहुत ज़्यादा मसला आता है, तो start calculating your study hours and try to hit a minimum threshold of study hours कि मैंने इतने घंटे पढ़ना है, right? And you need to invest this much study hours in the last days to cover your syllabus. And when you're like studying for this much long hours, another noticeable point here is
कि you need to be careful of breakouts and burnouts as well. मतलब कि आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे and which is the requirement of these last years, but आपको ख्याल रखना है कि you don't burn out in between. तो आपका जो प्लान है वो इस तरह का होना चाहिए कि you need to put breaks in between, you need to give time to yourself as well. Avoid distractions, like Khansa said, they avoid distractions, but um, अपनी रिक्रिएशन के लिए कुछ ना कुछ आप रखें, अपनी थोड़ी सी ब्रेक्स रखें इसके दरम्यान में. यू ट्राई टू फ्रेशन योर सेल्फ अप एंड चीज को सर पे सवार ना करें लाइक बोर्ड एग्जाम्स को, कि आप उसकी इतनी ज्यादा टेंशन लें कि आप पढ़े जा रहे हैं एंड यू इवेंचुअली बर्न योर सेल्फ आउट. बर्न आउट कर जाएंगे जब तक एग्जाम्स आने वाले होंगे. 2 हफ्ते में आपने इतना ज्यादा बर्न आउट कर दिए होंगे कि एग्जाम्स के वक्त आपके पास हिम्मत ही नहीं होगी पढ़ने के लिए, बिकॉज इन 2 हफ्तों के बाद फिर मजीद 1-2 हफ्ता आप पेपर्स का भी है, उसमें भी आपको क्वांटिटीज इतनी देर ही पढ़ना है. So it's like जब तक पेपर खत्म नहीं होते you will be on full swing mode. So you need to divide your time very carefully and uh, revisit stuff which is important. Now revisiting stuff के लिहाज से one more thing I would like to add is कि आप लोगों को अब क्योंकि you cannot go through everything, that will be like a very important part. जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे या फिर पेपर से बिल्कुल 1-2 दिन पहले आपको लग रहा होगा कि कुछ पेपर्स होते हैं जिनके दौरान में छुट्टियां नहीं होती हैं, तो उसमें हमने इतना ज्यादा जो सिलेबस है वो कैसे कवर करना है. सो लाइक एक तो यहाँ पे आपको बहुत ही काम देगी चीज कि आपने सारा जो सिलेबस है, एक तो लाइक कुछ छोड़ा नहीं. जब आप लोग पूरा साल पढ़े थे तो आपने कुछ छोड़ा नहीं, डिड ईच एंड एवरीथिंग. तो आप पेपर में जाएंगे आपको कुछ ना कुछ चीज की रिटेन रह जाएगी. एंड इवन इफ यू डिड नॉट डू दैट, मोस्ट ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम द 80 to 90% ऑफ द सिलेबस. आपका कुछ मिस भी हो जाता है तो इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू पैनिक, बिकॉज व्हेन यू पैनिक यू आर गोइंग टू मेस अप योर पेपर एंड दैट इज लाइक आपने इतनी ज्यादा मेहनत की हो एंड दैट इज रियली सैड कि बच्चे पेपर मेस अप कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड पैनिकिंग. Take deep breaths and just try to calm yourself. Believe in your hard work that you put in and all this time. और आपको इतने ज्यादा रिगरस स्टडी आवर्स जो आप लोग दे रहे हैं लास्ट ईयर के अंदर, इसमें आपको मोटिवेटेड रहना एक तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज आपको लगेगी. दैट बी लाइक योर मोटिवेशन व्हिच इज मे बी लाइक हिंडरिंग समवेयर. कहीं ना कहीं आप बर्न आउट होके कहेंगे कि व्हाई एम आई डूइंग दिस एंड स्टफ. तो फॉर दैट इज लाइक स्टूडेंट्स थिंक अबाउट दैट अ लॉट. तो आपको इन दिनों में स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड रहना है. And you need to revisit your goals, you need to think about your future, you need to think about your goals कि आपने अच्छा स्कोर करना है इसलिए आपको सारा साल पढ़ा है. And now you need to hit a really perfect score to to manage your goals and to meet those expectations that you have made for yourself. So like staying motivated is like really important, so you don't lose your focus in these times. That is what I would like to say. And obviously iske andar staying motivated and managing the stress is very very important. Managing stress people be the speakers before me have like spoke a lot, so I would not like to reiterate it more. And at the end what I would like to do is I would like to give some tips from the board as a board topper to you guys, is that the importance of self belief. Like I said before कि आपने सारा साल पढ़ा है एंड एट द एंड पे आके बच्चे जो हैं वो अपने आप को डाउट करने शुरू हो जाते हैं कि इवन व्हाट इफ आई कांट डू इट, like what if I'm not able to pull this off. So I want to say to you guys that uh, your teachers, your parents and we also believe in your hard work. You have worked really really hard, you all. So like don't lose hope, and जिसने मेहनत की होती है उसके नंबर आ जाते हैं. Like, people before you have done this, we have also done this. So आप लोग भी कर लेंगे एंड बहुत अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह. सो लाइक डोंट falter your self belief किसी भी पॉइंट पे जाके. It's really it's like really possible. It's not something impossible for you guys, and you guys are really brilliant students. जिस तरह आप पहले से मेहनत करते आए हैं उसी तरह आपने किया, इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे. So don't lose your self belief and don't become overconfident as well, because overconfident can crush you. So stay humble but confident at the same time. That's all. Thank you. Okay, thank you very much, Reza Fatma. So I want यहाँ पे to guide you about our resources with Language pre-med or your pre-med component.pk we have to offer is the study guides और हम कुछ sheets formula sheets खुद बनाते हैं, right, some एक जगह पे formulas, reactions, diagram की labeling वगैरह. So now Medangle has made an effort for you guys. अब ये हमने design किया some resources
हमारे पास फॉर्मूला शीट्स हैं, वी हैव रिव्यू गाइड्स, एवरीथिंग. सो please keep in touch with us. We have MDCAT guidance groups, provincial exams guidance groups, जिस तरह के boards के हैं सारे. Just stay with us, connect with us, and we will share these resources with you. And they help a lot. They are specially designed for MDCAT, but इंक्लूडिंग मी, अ लॉट ऑफ जो लोग हैं जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, उनको ये बहुत हेल्पफुल हुआ है. सही है. एंड I will be sharing the link of our resources as well. Moving on to next speaker, we have Aruba Asim, who is first position holder from Federal Board. She is currently in the top medical university of Punjab, King Edward Medical University. She will now be guiding you. Aruba Asim, you have the floor. Assalamu alaikum, it's me, Basim, and I secured 1065 marks out of 1100 last year and secured first position in Federal Board. मेरा रिमेनिंग इंट्रोडक्शन दिया जा चुका है. नाउ I'm just going to start. मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है एंड देन पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है. सो सबसे पहले हम आर्ट्स के सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, उर्दू और इंग्लिश को. उर्दू और इंग्लिश बेसिकली इट इज ऑल अबाउट ग्रामर. आपको सबसे ज्यादा फोकस अपने ग्रामर के ऊपर करना है. ग्रामर पोर्शन इंग्लिश में आप रन एंड मार्टिन को यूज कर सकते हैं. मेजर टॉपिक्स उसमें सब के सब कवर किए गए. पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनकी फर्दर टाइप्स हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, फ्रेजेस, क्लॉजेस और इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब उसमें कम्प्लीटली कवर होते हैं. इसके अलावा टिप्स और हैक्स दिए हैं कि आप कम वक्त में उन टॉपिक्स को कैसे आसानी से कवर कर सकते हैं. और इसके अलावा इंग्लिश में भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह करूं. तो आपको अपने क्वेश्चंस, अगर आपकी टीचर ने नंबर काटे हैं, आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आपको इंग्लिश में अपने क्वेश्चंस प्रिसाइज रखने हैं लेकिन क्वालिटी वर्क पेश करना है. अगर आप देखेंगे बोर्ड के पास पेपर से क्वेश्चन, अब मे भी जो आपकी टीचर ने स्कूल में क्वेश्चन, कॉलेजेस में क्वेश्चन किए, उनकी डिमांड इस तरह की हो कि वो ज्यादा लिखना पड़ता हो, लेकिन बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने होते हैं कि आप 3 से 4 लाइन्स में भी अगर उनका आंसर दो तो वो भी इनफ हो जाते हैं. तो अपना क्वालिटी वर्क पेश करने की कोशिश करें, वहां पर क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी. फिर इंग्लिश में आते हैं लेटर्स और एसेस. आपके पास 2 और 3 साइड्स दी हुई होती हैं. एसेस के लिए नॉर्मली 3 साइड्स होती हैं, लेटर के लिए 2 साइड्स होती हैं. तो आपने अपना वहां पर अपनी मतलब कॉलेजेस में प्रिपेयर किए होंगे कोर्स वगैरह, तो 3 और वो 2 साइड्स के अंदर आपने उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है. ज्यादा लेंथी नहीं करना. जो मेन टॉपिक्स, जो मेन पॉइंट्स वहां पर दिए गए हैं या जो आपने अपनी कुछ आउटलाइंस बनाई हैं उसी के मुताबिक उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. उर्दू की तरफ चलते हैं तो उर्दू के ग्रामर पॉइंट्स वगैरह और अदब की एग्जाम, नज्मों की एग्जाम, तो ये ग्रामर पोर्शन है उर्दू में और इसको बहुत अच्छे से करना है. उर्दू में जो होता है ना, बेसिकली पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. आपको यहाँ पे दूसरे बोर्ड की तरह ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा लिखना है. अगर मजमून देखें तो मजमून के लिए भी नॉर्मली 4 साइड्स दी होती हैं, तशरीह के लिए भी 2 साइड्स दी होती हैं. तो आपने वहाँ पे उर्दू में मार्कर का यूज बहुत ज्यादा करना है. शेर आपको अगर ज्यादा याद नहीं है तो आप हर नज्म के लिए भी आपके पास टाइम है, आप 2 शेर भी अगर याद करेंगे तो वो भी मोर देन इनफ होंगे कि आप एक साइड पे एक शेर लिख दें. इसी तरह गजल के हर शेर के साथ आपको, क्योंकि गजल के नॉर्मली होता है कि उसका हर शेर का अपना अलग मौजू होता है, तो आपको एक एक शेर हर किसी के साथ हवाले के तौर पे आना चाहिए. और इसी तरह उर्दू का पेपर और इंग्लिश का पेपर अगर आपको ग्रामर आती है देन इट विल बी आई थिंक इजीएस्ट पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इजी पेपर यही होते हैं. बुक्स अगर आपने करनी है, रिकमेंडेड बुक्स बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक आप बहुत अच्छे तरीके से करें. इंग्लिश की पोइम्स बहुत अच्छी आनी चाहिए, इसी तरह उर्दू की नज़में और गजलें हर आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए. अगर आप ये 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से करेंगे तो आपका पेपर आराम से अटेम्प्ट इंग्लिश का और उर्दू का हो जाएगा. यानी पोइम्स, नज़में, गजलें और ग्रामर पोर्शन, और आपका पेपर आई थिंक बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है अपने अटेम्प्ट करना. पाक स्टडीज आपको अगर अभी आपने पहले नहीं की हुई तो अभी 2 से 3 दिन उसको दें और बहुत अच्छे से दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि पाक स्टडी में कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है. तो आपको उसको 2 से 3 दिन देने पड़ेंगे. उसमें मतलब अब फेडरल बोर्ड में ये नहीं होता, कोई स्कीम नहीं आती कि आपने ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आप इसको छोड़ सकते हैं और इसको कर सकते हैं. तो आपने अभी से उसको 2 से 3 दिन देने हैं. और अगर आपको लगता है कि अभी आपसे सारी बुक कवर नहीं हो सकती, कि आपने उसको पहले इतना उसका जो ड्यू टाइम था वो नहीं दिया, तो जो टॉपिक्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉलेज के पेपर्स में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, पास्ट पेपर्स खोलें, उसमें जो क्वेश्चन रिपीट में से नॉर्मली इतने होते नहीं, तो उनको उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दें ताकि आपका पेपर पाक स्टडी का क्लियर हो सके.
साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है, 3 दिन अपने सब्जेक्ट्स को देने हैं, अपनी मर्जी है अपने एज पर योर कन्वीनियंस उन सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको डिवाइड कर लें। मैं अपनी डिवीजन बता देती हूँ, जस्ट इन 1-2 मिनट में बता देती हूँ मैं आपको। केमिस्ट्री है, 3 दिन आपने देने हैं। जैसे मैंने डिवीजन की थी, मैंने पूरा दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिया था, दूसरा दिन एसपीडीएफ ब्लॉक वाले चैप्टर्स को दिए थे, एंड लास्ट इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स उस तरह दिए थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक एक दिन में करना मुश्किल होगी, तो वो जो ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स अपनी मर्जी से डिवाइड करके आप इसको कवर कर सकते हैं। देन चलते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में आपके पास 10 चैप्टर्स हैं, आप 5 करके डिवाइड कर दें उनको। 2 दिनों में उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें, न्यूमेरिकल के लिए एक पूरा दिन दे दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट नहीं हो सकते, तो आप कुछ नेक्स्ट डे पे ले जाएं, न्यूमेरिकल के ऊपर कम फोकस कर दें। बाद में इतनी छुट्टियां होती हैं कि आप उनको बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बायोलॉजी के 14 चैप्टर्स हैं, उसी को अपनी मर्जी से डिवाइड कर दें, कुछ आसान चल रहे टॉपिक्स रख लें, कुछ मुश्किल रख लें, इस तरीके से आप इसको आराम से कंप्लीट कर लोगे बायोलॉजी को भी। पास्ट पेपर से अगर मैं बात करूँ, तो पास्ट पेपर्स फेडरल बोर्ड में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने बाकी बोर्ड्स के अंदर होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इतने रिपीट नहीं किए जाते पास्ट पेपर से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इतने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, तो आप उनको खोलें, एमसीक्यूज पोर्शन के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि एमसीक्यूज में ये है कि कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो नेक्स्ट किसी भी पेपर्स में रिपीट हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो है वो इतना रिपीट होने का चांस नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आप उनको नहीं देते और इसकी वजह से आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। फेडरल बोर्ड में बहुत मुश्किल होता है कि कोई क्वेश्चन या एमसीक्यूज पास्ट पेपर से नेक्स्ट रिपीट हो जाए। आई थिंक अगर मेरे से कोई चीज रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, आई विल श्योरली डिस्कस इट एट द एंड। अभी दिस इज ऑल फॉर मी, थैंक यू। Okay, thank you very much, Aruba Asim. Like the way you explained, everything was just impressive. Next, we have Dua bint Mubashir. She's the first position holder of Sindh board. She is currently a student of Dow Medical College. So over to you, Dua bint Mubashir. I'm currently a student of first year MBBS at Dow Medical College, and I am really thankful first of all to team at Angle, जिन्होंने काफी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, जो कि आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगी, एंड I we all are also really wanted to be a part of it. And because it is just a pre-boards वाला season, तो I'll be focusing more on के एग्जाम से जो पहले हमारे पास 15-20 दिन होते हैं या जो 1 महीना होता है, उनमें कौन कौन चीजें होती हैं जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दोनों में, जो कि जैसे रिदा ने भी इलेबोरेट किया, विच इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पार्ट। और स्ट्रेस मैनेजमेंट देखो, जब तक आप अपनी स्ट्रेस को सही से मैनेज करके नहीं चलोगे, तब तक ऑब्वियसली आप अपनी स्टडीज के अंदर भी, अपने रिविजन के अंदर, जाहिर है जब आपका पूरा माइंड एक जगह फोकस नहीं कर पाएगा, आप कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है इन दिनों में कि आप जो है वो किसी से अपने आप को, अपनी तैयारी को कंपेयर ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा एक कॉमन चीज है कि आप अपने दोस्त को फोन करें एंड यू आर आस्किंग हिम या हर कि तुम्हारी कहाँ तक पहुंची तैयारी, मेरी तो यहाँ तक हुई है, एंड यू डोंट इवन नो कि वो आपको सही तैयारी बता रहे हैं या नहीं, बट आप उसकी तैयारी को लेके अपने आप को बोलोगे कि यार मैंने तो इतना किया ही नहीं, तो अब मेरा कैसे होगा। तो इस तरीके से अपने आप को दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। चलिए, इनिशियली तो होता है कि कुछ कंपटीशन हमारे पास हेल्दी कंपटीशन साबित होता है, बट इन दिनों में अगर आप किसी को भी अपने आप से कंपेयर करें ना, तो वो कंपटीशन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो अवॉइड डूइंग दैट। दूसरी बात ये कि आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर स्ट्रेस आउट ना हो कि ये मैं पेपर के वक्त कैसे याद आएगा मुझे, बिकॉज एक बहुत कॉमन चीज़ एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होती थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज़ याद कर लूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे नहीं याद हो रही है, बिकॉज मैं रैंडमली उसके बारे में सोचती थी कि ये क्या था, वो क्या था, मुझे नहीं याद आती थी। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी तैयारी पे फोकस रखें, एंड ऑटोमेटिकली आपके जहन में वो सब चीज़ें जो एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, इंशाल्लाह जब आप लिखना शुरू करेंगे उसको, तो आपको याद आ जाए। फोकस मोर आगे बढ़े, पिछली पिछली की चीजें जो आप रिवाइज कर चुके हैं उनको बार बार मत देखें कि मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं इसको एक और दफा देख लूं। दूसरी चीज मैं एक ये बोलूंगी कि इसी चीज को लेके अपने फोन में, बिकॉज इन दोनों में आपको बहुत लॉन्ग टर्म पढ़ाई करनी होती है, एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही होता है ना, प्रीलिम्स प्री बोर्ड्स के जो टाइम होता है उसके अंदर पढ़ना होता है। अपने आप को एनर्जाइज और फोकस रखने के लिए एक बहुत जरूरी चीज ये है कि आप अपनी नींद पूरी करें, नींद पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, बिकॉज आप
जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन इट एक्चुअली रीवायर्स, आपका कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होता है। ऑल दीज थिंग्स डाउन। तो अपनी नींद पूरी रखें एंड अपने सेल फोन का इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा कि लिमिटेड कर दें। एंड इस तरह करें कि एक तो आप लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन भी कम करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अपने फ्रेंड्स से मुझसे कि आप चलें कोई चीज़ पूछ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बता दें, इस चीज़ के बारे में, वो ठीक है, बट डोंट आस्क देम अबाउट योर प्रिपरेशन, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। और बाकी एक ही चीज़ है कि आप, जैसे कि हंसा ने भी बोला था कि यू नीड टू हैव योर डे प्री प्लान। अब इट्स नॉट जरूरी कि आप अपने पूरे एक स्केड्यूल बनाएं पेपर के ऊपर एंड यू हैव टू फॉलो एवरी टाइम स्लॉट, बट यू एटलीस्ट हैव टू हैव एन आइडिया कि मैंने कल क्या क्या करना है। जैसे अगर मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ, इन दिनों के लिए जब व्हेन आई डू नॉट हैव टू गो टू कॉलेज या कोचिंग। अच्छा, यहाँ भी काफी लोगों ने ये भी पूछा है कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, तो खैर वो तो एक अलग चीज ही है। अभी तो इस बारे में कोई वो नहीं बनता क्वेश्चन, बट मैंने ज्वाइन की थी कोचिंग। खैर, तो जिन दिनों में नहीं जाना होता है, यू हैव टू फोकस सोनली एंड होनली ऑन योर प्रिपरेशन, तो उन दिनों में यूजली ऐसा होता था कि आई यूज टू वेक अराउंड 8 या 9 बजे। एंड बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे दिन के अंदर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, रात तक मेरी सारी बैठने तक इवन ब्रेन हो चुकी होती है। तो खैर आई यूज टू वेक अराउंड 8-9 बजे एंड देन उसके बाद आई यूज टू हैव माई स्टडी सेशन टिल लाइक 1-2 बजे तक। अब ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं थी। एंड मैं इसी टॉपिक पे आना चाह रही हूँ कि आप अगर अपनी पढ़ाई को एक अच्छे टेम्पो के साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं ना, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लगातार पढ़ें। आप तकरीबन कोई आधा घंटा 25 मिनट, या अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं तो आप 45 मिनट्स रखें अपना फोकस, लेकिन उसके बाद आप एक ब्रेक जरूर लें। एंड इस ब्रेक में आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज अपना फोन यूज ना करें, डू नॉट स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप जब सोशल मीडिया के अंदर स्क्रॉल करते हैं ना, तो इट्स बेसिकली प्लेज विद योर डोपामाइन लेवल्स इन योर ब्रेन। और फिर उससे क्या होता है कि आप अपनी पढ़ाई पर इतना अच्छे से नहीं फोकस कर पाते हैं। डू समथिंग एल्स। चाहे आप तो कुछ खा लें, आप एक किसी से बात कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप फोन मतलब नहीं यूज करें अपने ब्रेक्स के अंदर। तो इस तरह होता है। अच्छा, अब जैसे बैक टू माय रूटीन अगर मैं कहूँ तो मैं इस तरह पढ़ती थी, लेकिन आई यूज टू टेक लाइक ब्रेक्स, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे फॉर एग्जांपल 8 बजे से लेके आई 1-2 बजे तक पढ़ लिया, एंड देन उसके बाद उसके बाद मैं उठ जाती थी, पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए रख दिया, नमाज पढ़ ली, फिर लंच कर लिया, कुरान पढ़ लिया, सही है इस तरह। उसके बाद 4-5 बजे तक दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गए। देन उसके बाद समथिंग लाइक 7-8 बजे तक पढ़ा, देन स्मॉल लाइक 1 घंटे को उठ गए पढ़ाई से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 5 मिनट की ब्रेक स्पीच के अंदर। यू नीड टू हैव लाइक सम, लाइक एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो आपको चाहिए होते हैं ना, जिसके अंदर आप खाना खाएं, आप नमाज पढ़ें, आप कुछ और करें, ठीक है। तो उन आवर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करें अपने दिन में इस तरह कि आप बर्नआउट ना हो जाए। और लास्टली फिर ऐसा होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा पढ़ने बैठी कोई 8-9 बजे तक, देन फिर मैं समथिंग में 11-12 बजे तक पढ़ती थी। एंड आई मैं मतलब आप लोग को भी ये एडवाइस करूंगी, और मेरा भी होता था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 बजे उठ रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी मैं लाजमी 2 बजे तक तो सो ही जाऊँ, बिकॉज 6 घंटे की स्लीप इज लाइक मिनिमम स्लीप यू नीड फॉर योर ब्रेन टू फोकस, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरा, ड्यूरिंग द पेपर की जो मैं बात करूँ कि पेपर देते हुए आपने क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू आता है बोर्ड के अंदर हमारे पास, स्पेशली द कंपलसरी वाले के अंदर। जैसे यहाँ भी कमेंट में किसी ने पूछा कि लेंथ पे जो फोकस करना होता है, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि साइंस सब्जेक्ट्स को अटेंड करने का एक अलग तरीका होता है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि इवन इन सिम वर्ड के बारे में ये बात मशहूर है कि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, विच इज एक्चुअली ट्रू। बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन मैटर करती है, बट इट डज नॉट मीन मेरी राइटिंग कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, मेरी प्रेजेंटेशन कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। बस आप उर्दू इंग्लिश में हेडिंग्स अच्छे से डालें। अब कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं, उर्दू इंग्लिश बस आप प्रेजेंटेशन अच्छी कर लिया, अंदर आप जो भी लिख लें इट डजंट मैटर। ऐसा भी नहीं है। एग्जामिनर पढ़ते हैं, आपका कंटेंट पढ़ते हैं, एंड उसके ऊपर आपको ग्रेड करते हैं, एंड ऑल्सो आपकी प्रेजेंटेशन को काउंट में देते हैं। तो उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिया, पाकिस्तान स्टडीज, इन सब में मेक श्योर योर प्रेजेंटेशन इज गुड। उसके साथ साथ आपको लेंदी आंसर्स भी लिखते हैं, नॉट इन इंग्लिश। अगर आप कहेंगे चलो इंग्लिश में तो फिर भी अब तो नहीं होता इतना, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, देन देयर आर द सीवी राइटिंग, द एसे राइटिंग वगैरह, तो इतना सारा नहीं होता है।
बट अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू में वी हैव अ तफसीर वाली थीम, वी हैव अ तशरीह खुलासा, तो उसमें आप जरूर से ना पहले से प्लान करके जाओ कि मैंने इतनी देर में, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट में रखूँ मरकजी ख्याल के लिए, 20 मिनट में रखूँ खुलासे के लिए, ये सब चीजें मैं पहले से प्लान करके जाऊँ। एंड सेम गोज फॉर इस्लामिक पाकिस्तान स्टडीज। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में जैसे कि बाकी भी लोगों ने यहाँ पे बताया कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इन देम। बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल्स छोड़ जाते हैं। सी न्यूमेरिकल्स हो गए, केमिस्ट्री में हमारे पास रिएक्शंस लिखने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये IUPAC नीविंग हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के अंदर वो मार्क गेनिंग क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है। और बायो में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफाइन करने वाले क्वेश्चन हो गए, उनमें हमारे पास क्या होता है कि एरर के ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो ट्राई टू फोकस कि आप इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करें rather than attempting the work रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, बट साइंस सब्जेक्ट्स में सिन बोर्ड में इतना नहीं होता है, लेंथ का मसला ज़्यादातर कंपलसरी के अंदर होता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने जो पूछा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करना है, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें यूजली जो होते हैं वो रिएक्शंस हो गए, हमारे पास IUPAC नेमिंग वगैरह हो गई, वो ज़्यादातर समझने का काम होता है इसका। आपको जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हो गए उन सबको वो जिस तरह एक आंसर ने टर्म यूज की एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग की टर्म यूज की, वो हमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करना होता है। इनऑर्गेनिक की जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं वो याद करने की होती हैं, बिल्कुल रट्टे वाली इक्वेशंस होती हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक की इक्वेशंस होती हैं वो अगर आप समझ लें कि ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ से हट के यहाँ पे जा रही है करेक्ट, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास वो इक्वेशंस हमें बहुत अच्छे से याद हो सकती। तो दैट्स ऑल आई गेस। और बाकी उसको जो भी क्वेरीज हों वो काइंडली स्किनर चैट बॉक्स के अंदर लिख दें, एंड वैसे कि मैं आप सबकी क्वेरीज को एड्रेस करके उनका अच्छे से रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच। Okay, thank you very much, Dua. Acha, so this was Dua bint Mubashir. She just mentioned very good points यहाँ पे I would like to tell you about premit.net.pk. So basically, this is the platform for preparation of MDCAT, mainly which is designed for preparation of MDCAT, premit.net.pk. But I would recommend कि आप लोग इसको अपने board exams में भी, if you have free time, so use this because the features which our platform has, जैसे मैं कुछ नॉर्मली तो MCQs ही हैं, बट डेफिनेटली बोर्ड का एग्जाम इज नॉट फुल ऑफ MCQs। उसमें थ्योरी वगैरह लिखना वगैरह भी काफी होता है। तो जो MCQs हैं इसके अंदर, whenever you hit a wrong option, तो one thing which I use, that when you hit the wrong option, तो it gives you the whole explanation to why these answers are wrong and why these are correct. So that will help you polish your concepts in your board exams, and definitely the wonders it produces for MDCAT, they're just exceptional. So this is how you can join. You can either directly scan this QR code, or you can use this URL, which is premed.net.pk/join, and then you can join. And फिर वहाँ पे in order to activate the premium subscription, it's completely free. Just use this invite code. Premed is free, and then you will have the free access to all the platform, all the features of our platform. Then definitely you can create wonders. Acha. Next we have Muhammad Hamza Baloch, who is currently a student of medicine in Bolan Medical College. He scored 91.36% in Balochistan board. He will be guiding you through all his strategies about Balochistan board. I would like Muhammad Hamza Baloch to please guide you guys through. Assalamu alaikum. I am Wad Hamza Baloch from Balochistan, currently studying second year MBBS at Bolan Medical College. सो जो हमारा वेबिनार हो रहा है लाइक बोर्ड की प्रिपरेशन के हवाले से, तो इसमें लाइक जो मैंने अपनी स्ट्रेटजीज, जो आप लोग के लास्ट डेज है लाइक 20 डेज या 10 डेज बाद आप लोग के बोर्ड पेपर है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा हमने लाइक प्री पेपर एंड ड्यूरिंग मिड पेपर एंड आफ्टर पेपर आपको हो जाएगा फिर देन आपने क्या चीज, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम प्री पेपर अभी देखें तो हमारे पास लाइक 10 डेज ही बचे हैं।
सो इसमें बेस्ट ये है कि आप लोग स्मार्ट स्टडी की तरफ जाएं, क्योंकि इस टाइम हर किसी ने अपना कोर्स को 1 से 2 दफा रिवीजन कर चुकी होती है। सो मैं क्या करता था, लाइक मैं अपने बोर्ड के 5 के जो पास पेपर हैं बलूचिस्तान बोर्ड के, वो लेता था। एंड देन मैं उसको रिव्यू करता था, लाइक आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स उन पे, उनका पैटर्न समझना कि वो क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ, लाइक 5 क्वेश्चन है नो। सो मार्क कर लेना कि लाइक 5 ईयर से वही टॉप जो पहले जो 5 पेपर होते थे उन्हीं से ही क्वेश्चन आ रहा था लॉन्ग। तो मैंने लास्ट डे पेपर लॉन्ग क्वेश्चन उसी के प्रेप किए, ताकि मुझे वहां पे जाके इजीनेस हो। इसी तरह लाइक शॉर्ट क्वेश्चन हमने वहां पे वही कर लेना है, और एमसीक्यूज तो हमें लाइक सब चैप्टर्स की करने हैं। तो अपने लिए आपने खुद गेस्ट पेपर बनाया है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट डे पेपर आप उन्हीं को रिवाइज कर सकते हैं। और सेकंड चीज कि आपने पेपर प्रेजेंटेशन एंड पैटर्न का आपने पहले से ही सोचना है ड्यूरिंग पेपर, लाइक उस टाइम हर कोई नर्वस होता है। सो उससे अपने आप को नर्वसनेस से बचाने के लिए आपने, जब आप पेपर से पहले ये पहले अपना पैटर्न बनाए, वो कैसे, लाइक आप एक बोर्ड पेपर उठाएं और उसको सॉल्व करें। एक तो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाएगा, एंड सेकंड आप पेपर पैटर्न के आपने कौन सी हेडिंग कहाँ पे देनी है, किस तरीके से हेडिंग देनी है, तो सब कुछ आप का एक मतलब आपका जहन अभी से ही बन जाएगा। सो ड्यूरिंग बोर्ड पेपर आपको उसमें मुश्किल नहीं पेश होगी। एंड सेकंड जो लाइक हमारे यहाँ तो बहुत से बच्चे करते हैं, और शायद बाकी बोर्ड में करते हो, कि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है, स्पेशली इस्लामियात और पाक स्टडी को। और यही वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लाइक दूसरे बच्चों से आपको उनसे आपको एक लीड देते हैं, स्पेशली इस्लामियात और पाक स्टडी में। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे जितने 9, 10, फर्स्ट सेकेंड में सब में इनमें 45+ मार्क्स थे, और उन्होंने उसी की वजह से मुझे अपने बाकी जो फेलोज थे उनसे लीड मिलती थी 20 to 30 नंबर्स की। इसमें लाइक इस्लामियात और पाक स्टडी में स्पेशली जो इनका जो चैप्टर्स होते हैं उनको लाइक हेडिंग्स होनी चाहिए इसमें ज्यादा से ज्यादा। आप इस्लामियात की जैसे आयत आती है तो उसमें आप एक हेडिंग देके तर्जमा की, देन हवाला की, उसके अलावा फिर आप उसकी तशरीह करते हैं। इसी तरह जब हदीस की आती है तो उसका कि कहाँ से हदीस ली हुई है, आपने एक वो हेडिंग दे दी, देन आपने उसकी तशरीह कर दी। तो जो हेडिंग है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बनाती है, और वो आपके लाइक पेपर को थोड़ा सा क्लीननेस और उसके अच्छी प्रेजेंटेशन में एक अच्छा फैक्टर डालती है। तो एग्जामिनर को वो पसंद। एंड सेकंड मतलब हमने एक ये चीज भी नोट करनी है कि आपके लाइक हमारे यहाँ जैसे 90 मिनट्स में पेपर एग्जामिनर जो चेकर होता है उसमें 60 पेपर्स चेक करने होते हैं। सो उसके पास 1.5 मिनट्स होते हैं। सो उसने उसने वहां पे उसने उस पेपर पिछले रीड करना है, लाइक अगर आप कोई गलत लिखोगे, आप उल्टी बात लिखोगे, तो वो उसको पता चल जाता है। लेकिन अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन सेम है और आपने अच्छा लिखा हुआ है और आपकी सब चीजें स्मूथ चल रही है, तो वो आपको लाइक उसने 1